गुड इवनिंग आप लोगों का। आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? यस सर। चलिए, देखिए थिंकर में से एक या दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और थोड़ा सा कठिन भी होता है। तो जो कठिन वाला चैप्टर है उसको तो अब मैं बढ़िया से करवा दे रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी आप लोग के पास और क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा। देख पा रहा कि साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की गई थी, कब की गई थी? साम्यवादी घोषणा, जिसको कम्युनिस्ट जो घोषणा था वो कब किया गया था? ठीक है, कम्युनिस्ट जो था इसको जो शुरू किया था वो था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने तो कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी है उसे क्या कहते हैं? साम्यवाद कहा जाता है या कम्युनिस्ट कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के बारे में बताया। कार्ल मार्क्स से पहले एक व्यक्ति और हुआ था जो समाजवाद के बारे में बात की थी, वो है रूसो। रूसो का भी आप पढ़े होंगे एजुकेशन में। तो कार्ल मार्क्स को क्या है, साम्यवाद का जनक कहा जाता है। तो इनके समय पे शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका 1848 में। कब हुआ था? ये यूरोप में थे, जर्मनी से शुरू हुआ था। ध्यान देगा, यूरोप से शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि साम्यवाद कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये यूरोप में एक देश है जर्मनी, जर्मनी से शुरू हुआ था कार्ल मार्क्स। ठीक है, जर्मनी से हुआ था। अगला है मार्क्सवाद का जन्म हुआ। देखिए मार्क्सवाद कब हुआ? 19वीं सदी में ये शुरू हुआ था। अभी देखिएगा 1848 का मतलब 19वीं सदी में ये शुरू हुआ था। और कहाँ शुरू हुआ था? जर्मनी से शुरू हुआ था। और इसका जनक कौन थे? इनका जनक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या है? इनके क्या है? जनक माना जाता है। समझो, ठीक है। साम्यवाद का मतलब होता है, देखिए एक बार समझ लीजिएगा। पहला आता है समाजवाद, इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, समाजवाद का मतलब होता है जो भी आर्थिक संशोधन है, आर्थिक संशोधन किसके हाथ में चला जाएगा? समाज के हाथ में चला जाएगा। मतलब समाज मतलब क्या होता है? जो लोग इस देश में रहते हैं उन्हीं के पास होगा, ना कि किसी विशेष व्यक्ति या सरकार के पास होना चाहिए। तो इसे समाजवाद कहा जाता है। जब समाजवाद से ये समाज में क्या है, जब धर्म जाति नस्ल सब समाप्त हो जाए तो इसको कहते हैं साम्यवाद। साम्यवाद में क्या होता है? किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, मेनली जो समाज में पहला भेदभाव क्या होता है? आर्थिक भेदभाव होता है। ठीक है, समाज में क्या है, आप हम लोग जो जीते हैं ना, तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है? आर्थिक यानी इकोनॉमिक क्या होता है? जो डिफरेंसेस होता है या इकोनॉमिक जो समान अंतर होता है उसको देखा जाता है। जो गरीब होता है उनसे लोग मिलना नहीं चाहते हैं। उनको बोलते हैं कि अगले जन्म यानी पिछले जन्म का पाप किए होंगे इसलिए गरीब घर में पैदा हुआ है। पहले तो हम यही उसको डिसाइड करके बैठ जाते हैं। अब ऐसे मानना पड़ेगा कि जो अमेरिका और यूरोप में पैदा होते हैं, लोग जन्म लेते हैं, वो लोग क्या है, पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किए होंगे। और जो इंडिया में पैदा होते हैं, बांग्लादेश में पैदा हो रहा है और क्या है अफ्रीका में पैदा हो रहा है, वो लोग बहुत ज्यादा पाप किए होंगे। ये तो हमारे सोसाइटी का पहला है कि गरीब का मतलब क्या है? पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा तो उसका फल मिल रहा है।
दूसरी बात है, गरीब होगा तो उनको क्या होता है, समाज में वो और जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। तो समाजवाद का मतलब होता है जितने भी सामाजिक भेदभाव है उन सभी सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को समाप्त करना। तो पहला समाज से शुरू होता है, तो समाज में जो भेदभाव है वो और आर्थिक जो भेदभाव है उसको समाप्त करना है समाजवाद में। और साम्यवाद में क्या होता है कि देखिए, जो कार्ल मार्क्स क्या है, धर्म के बारे में बहुत उनके विचार है वो नेगेटिव है, नकारात्मक विचार। उन्होंने बताया था कि दुनिया में जितने भी लोग का किसी न किसी कारण से डेथ हुआ है, मृत्यु हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो डेथ हुआ है ना वो धर्म के लिए हुआ है। धर्म को अलग अलग डिफाइन करने के लिए लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है उसी के लिए क्या है हुआ। अगर इन धर्मों की ये जो डिफरेंसेस है, अलग अलग धर्मों के जो अलग अलग जो मान्यता है, इनको समाप्त कर दे, उसको हम ना ही माने, तो बताइए जब जब हम उस धर्म के चीजों को जब ना ही माने तो हमारे बीच में असमानता कैसे रहेगा। अभी देखिएगा, अब बांग्लादेश में आप लोग देखिए आजकल क्या हो रहा है, बहुत बड़ा राइट हो रहा है कि वहां के जो इस्लाम कट्टरपंथी है वो हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। अगर धर्म ही नहीं होता तो ये डिफरेंसेस कहाँ होता है। अगर इस्लाम धर्म नहीं होता, हिंदू धर्म नहीं होता, ईसाई धर्म नहीं होता, तो इनमें डिफरेंसेस कैसे होते। तो साम्यवाद का पहला बात है कि धर्म को क्या है समाज से हटा दिया जाए। धर्म बहुत ज्यादा क्या क्रूर चीज है। और धर्म क्या होता है, जो धर्मगुरु होता है, धर्म मतलब जो चर्च वाले पादरी होता है, वो बहुत ही क्या है गलत डिसीजन देते हैं। जो पहले होता था आज भी होता है वो अलग बात है। तो इन्होंने धर्म को हटाने की बात की है। तो धर्म को हटा देंगे तो बहुत सारे जो मृत्यु होती है, जो दंगे वगैरह होते हैं वो समाप्त हो जाएगा। तो साम्यवाद का मतलब होता है किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जो असमानता है वो खत्म। इसलिए जहाँ पे समाजवाद वाली देश है वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, वहाँ पे रहने के लिए घर फ्री है, खाने के लिए अनाज फ्री है, हेल्थ के लिए क्या है चिकित्सा फ्री है, जो सार्वजनिक क्या है ट्रांसपोर्ट फ्री है। ये चाइना हो गया, रशिया हो गया, तो इन देशों में क्या है ये सारे फ्री है। लेकिन पूंजीवाद देशों में ऐसा नहीं है। जो धर्म का मेन जो डर है ना वो पूंजीवाद देश है, कि पूंजीवादी जो देश है वो चाहता है कि जो लोग है, जो कंज्यूमर जो उपभोक्ता वाले जो लोग हैं उनको धर्म में उलझा दिया जाए, और वो उसी में क्या है उसी में उलझा दिया जाए, उसी में धर्म में उलझा दिया जाए। और उससे क्या होता है, हम लोग क्या होता है जो इकोनॉमी के जो रन करने वाले हैं यानी पूंजीपति है, या पूंजीपति क्या है अपने सामानों को आसानी से बेच पाए, ये अपना क्या उद्देश्य को पूरा करता है। अब देखिएगा, भारत में न्यू ईयर मनाया जाता है, इसमें बताइए जो अमेरिका या यूरोप से कितने सामान भारत में आता होगा। या और भी बहुत सारे ऐसे वैलेंटाइन डे वगैरह होता है, उसमें कितने सामान जो क्या था यूरोप के जो कल्चर है वो हम लोग मनाते हैं, और उसमें कितने रुपए हम क्या यूरोप को देते हैं, उसको समझिए। उसके बाद देखिए यूरोप हो गया, उनके अमेरिका हो गया, उनके जो भोजन है, आज हम लोग क्या था घर घर में उसका यूज करें, पिज्जा हो गया वगैरह वगैरह जो चीज यूज करते हैं। तो ये क्या है, तो इसलिए इसलिए देखिएगा, जहां पे साम्यवाद है ना वहां पे धर्म जीरो है। चाइना में, उसके बाद उत्तर कोरिया में, उसके बाद रशिया में क्या है, लोग नास्तिक है। लोग क्या है नास्तिक है, ध्यान दीजिएगा। अभी भी पूरे दुनिया में 40% जो लोग है ना वो नास्तिक है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो जो साम्यवादी लोग होते हैं वो धर्म को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। रशिया पूरी तरह से नास्तिक है, चाइना पूरी तरह से नास्तिक है, पार्टिकुलर कोई लोग अगर उसको माने तो अलग है। उसके बाद उत्तर कोरिया है, क्यूबा है, जो भी साम्यवादी देश है वो नास्तिक होता है। और जो जितने बड़े पूंजीवादी देश होंगे उन देशों में धर्म उतना ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान देगा। तो साम्यवाद का मतलब होता है जहाँ पे समाज के जितने भी बंधन होते हैं वो सारे बंधन टूटना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, सब क्या है बंधन टूटनी चाहिए, जिससे लोग क्या फ्री हो। तो ये कार्ल मार्क्स ने बोला था मेनली इन्होंने। देखिए मेन क्या होता है, पूंजीपति जो लोग होते हैं ना वो इस तरह के क्या होता है प्रोपेगेंडा बना के रखते हैं कि जो
निम्न तबके के लोग होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो उनके क्या था, हमेशा गुलाम बने रहे। तो कार्ल मार्क्स ने एक बार बताया था मजदूर और किसानों के लिए कि आपके पैरों में जो जंजीर है उसके लिए क्या है, उसको तोड़िए और ये पूरा संसार आपका है, आप उसको प्राप्त कीजिए। इसलिए देखिए रशिया में जो 1917 में जो क्रांति हुई थी, जो पहला साम्यवादी क्रांति था, कब हुआ था? रशिया में 1917 में पहला क्रांति हुआ था, जिसको रूस की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस की क्रांति कहा जाता है। और इससे क्या था, रूस में पहली बार क्या है, रूस में पहली बार क्या है, साम्यवादी सरकार बना। ठीक है। और हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना है, ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना है, ये योजना कहाँ से लिया गया? रशिया से लिया गया। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से लिया गया? रशिया से लिया गया, नहीं रूस से लिया गया। तो रूस में सबसे पहले ये किया गया था, जो समाजवाद या मार्क्सवाद या साम्यवाद को बल देता है, इसको समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूनतम शासन के सिद्धांत का संबंध है, न्यूनतम मिनिमम गवर्नमेंट। तो मिनिमम जब गवर्नमेंट होगा तो वो होना चाहिए व्यक्तिवाद। जैसे व्यक्तिवाद को एक प्रकार से आप कह सकते हैं तानाशाही कह सकते हैं। व्यक्तिवाद को क्या कह सकते हैं? तानाशाही कह सकते हैं। उसको एक तरह से क्या है, तानाशाही कह सकते हैं। हिटलर ने शुरू किया था जर्मनी में, हिटलर का नाम जानते हैं, जिस जर्मनी में तानाशाही शुरू किया था। मुसोलिनी जो क्या है, इटली में शुरू किया था। तो ये व्यक्ति प्रधान होता है। अभी देखिएगा शेख हसीना को जो पर जो आरोप लगाया गया है, वो भी क्या है, ये तानाशाही वाला प्रवृत्ति की बात बोलता है। कि उन्होंने क्या है, सभी विपक्ष पार्टी के नेताओं को जेल में बंद करके खुद चुनाव करवा लिया और उसमें जीत दर्ज कर लिया। तो देखिए लोकतंत्र में जब लोग जागरूक हो जाए तो इस तरह के एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, वहां के जो जनता है, बांग्लादेश की जो जनता है, उन्होंने क्या है, उनका विद्रोह कर दिया। तो आजकल क्या है, देखिए जनता को दबाना बहुत मुश्किल काम होता है, समाज को दबाना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए दबे रह सकता है, लेकिन क्या है, ऐसा हमेशा के लिए दबके नहीं रहना चाहता है। तो देखिए देखिए व्यक्तिवाद क्या होता है कि एक व्यक्ति जहाँ पे शासन करे, एक व्यक्ति, जैसे क्या होता है, आप जानते हैं उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया का नाम सुने होगा। उत्तर कोरिया में क्या है, एक ही व्यक्ति का शासन है। तो वो व्यक्ति जो चाहे, आप लोग देखें उत्तर कोरिया में क्या है, बाल काटने पर प्रतिबंध है, बाल उनके अनुसार काटना पड़ेगा। वहां पे इंटरनेट नहीं होगा, वहां पे क्या टीवी मनोरंजन के साधन नहीं होगा, जो पिक्चर सरकार चाहेगी वही पिक्चर आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्या है प्रतिबंध वहां पे लगे हुए हैं। तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाद को देखिए। देखिए समाजवाद का अभी आपको बता कि समाजवाद में क्या सामाजिक जो विभेदीकरण है उसको समाप्त करते हैं। फांसीवाद में भी क्या होता है, एक प्रकार का क्या व्यक्तिवादी है फांसीवाद। फांसीवाद मतलब क्या होता है, एक प्रकार के व्यक्तिवाद है। साम्यवाद क्या है, समाजवाद का उत्कृष्ट रूप क्या है, साम्यवाद है। समाजवाद में जब धार्मिक चीजों को अलग कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, साम्यवाद कहा जाता है। लैटिन शब्द लीवर का अर्थ है, तो लीवर का अर्थ होता है, क्या होता है, स्वतंत्रता या आजादी, लिबर्टी। लीवर का मतलब होता है लिबर्टी, लीवर का मतलब होता है यहाँ पे लिबर्टी, लिबर्टी समझिएगा। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आजादी होता है। क्या होता है, आजादी होता है, इसको ध्यान रखिए। इतिहास का दर्शन ग्रंथ किसने लिखा है, यानी इतिहास का जो दर्शन है इसको किसने लिखा है, हीगल ने लिखा है। देखिए हीगल क्या है, जो कार्ल मार्क्स के ही साथ के एक साथी थे, उनके शिष्य थे। तो इन्होंने क्या है, हीगल ने इतिहास का दर्शन ग्रंथ को लिखा है। इन्होंने भी क्या है, जो समाजवाद है या जो मार्क्सवाद है उस पर क्या है, बल दिया। मार्क्सवाद पर क्या है, बल दिया। तो हीगल क्या है, ये भी मार्क्सवाद के क्या है, विचारक थे। इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अराजकतावाद के जन्मदाता कौन है। देखिए अराजकतावाद का मतलब होता है कि जब ये बात की जाए कि शासन की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वो अराजकता हो जाएगा।
तो क्या होगा, सभी लोग अपने मन मर्जी काम करने लग जाएगा। अगर सभी बोल दे कि सभी लोग अपने अनुसार काम करना शुरू कर दे, अपने अनुसार काम करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, अराजकता होगा। वो अपने कोई सोए रहेगा, कोई जगे रहेगा, कोई काम करेगा, कोई बैठे रहेगा। जैसे देखिए गांधी जी को माना जाता था कि भारत में जो गांधी जी थे उनका विचार था अराजकतावाद थे। अराजकतावाद का मतलब ये नहीं कि मतलब कोई गलत शब्द है, इसका मतलब होता है सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी समाज ऑटोमेटिक अपना अपना काम करना शुरू करे। अगर समाज अपना अपना काम करना शुरू कर देंगे तो किसी पर क्या है, कोई विविधीकरण होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि समाज में अलग अलग लोग, अलग अलग सोचना है, अलग अलग व्यक्ति का शारीरिक संगठन अलग होता है, सामाजिक संगठन अलग होता है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। इसलिए क्या था, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्या है, अराजकता, अगर आपसे बोला कि भारत में कौन अराजकता का समर्थक कौन थे, तो भारत में अराजकता का समर्थक कौन थे, गांधी जी थे। गांधी जी इसके समर्थक, और पूरे दुनिया में किसको माना जाता है, कोप्टा किंग को माना जाता है, इसको माना जाता है। और भारत में अगर बात की जाए तो गांधी जी को माना जाता है। गांधी जी मानते थे कि सरकार नहीं होनी चाहिए। सरकार क्या होता है, क्रूर होते हैं, लेकिन ऐसे क्या बिना सरकार के भी काम नहीं चलेंगे, फिर अराजकता फैल जाएगी। अगला, अराजकता के समर्थक कौन थे, तो अराजकता के समर्थक कौन थे, स्टोइक। स्टोइक विचारक क्या था, इनके मार्क्स कहां से थे, तो अभी आपको पता है कि मार्क्स कहां से थे, जर्मनी से थे। कार्ल मार्क्स कहां से थे, जर्मनी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, 48 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कार्ल मार्क्स कहां से थे, जर्मनी से थे। कार्ल मार्क्स कहां से थे, जर्मनी से। अगला देखिएगा, अंबेडकर ने सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या था, यानी अंबेडकर, बी आर अंबेडकर के जो दर्शन था उसका मेन फोकस क्या था। देखिए, जो व्यक्ति जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, वो उसी चीज पर लड़ाई करते हैं। आपको पता कि अंबेडकर जी दलित थे, तो उनको सामाजिक जो प्रताड़ना होती है उनको झेलना पड़ा। तो वो क्या बोलेगा, जब उनको जो चीज झेलना पड़ता है उसी को तो उन्मूलन करेंगे। तो वो क्या है, सामाजिक न्याय के लिए काम किया। इसके लिए ना काम किया, सामाजिक न्याय, जिसको सोशल जस्टिस कहते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब होता है सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को एक जैसा देखा जाए और एक जैसा माना जाए, एक जैसा अधिकार दिया जाए, जो पहले नहीं था। आज भी आप लोग देखिए, बहुत सारे मंदिरों में जा नहीं देते हैं, बहुत सारे घोड़े के पीठ पे बैठकर दुल्हा नहीं जा सकता है, मूछे नहीं रख सकता है, पगड़ी नहीं पहन सकता है। बहुत सारे क्या है, लोग इतना पढ़े लिखे और सबको समाज में रहने के बाद भी ऐसा करते हैं, तो वो अलग बात है। अगला है, सांप्रदायिकता शब्द का क्या अर्थ है। अगर यही शब्द आ जाए कि सांप्रदायिकता किसे कहा जाता है। देखिए, सांप्रदायिकता का मतलब होता है किसी संप्रदाय विशेष पर क्या है, जोड़ देना। जैसे मान लो मैं हिंदू हूं, तो मैं केवल हिंदुओं के बारे में सोचूं और दूसरी धर्म के बारे में या दूसरे संप्रदाय के बारे में नेगेटिव अगर सोच मैं रखता हूं, तो मैं क्या हूं, सांप्रदायिक सोच। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं किसी पार्टिकुलर धर्म को मानता या समुदाय को मानता हूं, अगर उसी के बारे में मैं बल देता हूं क्योंकि वही सच है और बाकी सब क्या है, झूठा है, तो मैं सांप्रदायिक व्यक्ति हूँ, समझ लिया। और सांप्रदायिकता का उल्टा क्या होता है, सहिष्णुता। इसको सिंपैथी कहा जाता है। सहिष्णुता का मतलब होता है कि जो सभी धर्म समाज के लोगों को साथ लेकर चले, उसको क्या है, सहिष्णुता कहा जाता है। तो सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, जो पर्टिकुलर अपने समुदाय या धर्म के बारे में बात करता है, दूसरे के बारे में बात नहीं करता है। तो क्या है, जब एक समुदाय या धर्म के सदस्य दूसरे समुदाय या धर्म के सदस्य के साथ भेदभाव करता है और खुद को दूसरे लोगों से बेहतर समझने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हिटलर ने एक नारा दिया था कि जो आर्यन है वो क्या सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरी बात देखिए, हमारे यहाँ पे भी होते हैं कि जो ब्राह्मण है या जो क्षत्रिय है, ये लोग उच्च माने जाते हैं। तो ये क्या है, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो सभी ब्राह्मण करोड़पति, औरतपति और सब क्या है, अच्छे होते। और अगर ऐसा होता तो सभी दलित क्या है, खत्म हो जाते। ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा समाज में उनको जैसे समानता मिलेगा, योग्यता मिलेगा, वो ऐसा काम करेगा।
तो अपने धर्म या संप्रदाय के प्रति जो ज्यादा लगाव रखते हैं और दूसरे के प्रति जो क्या है विदेश की भावना रखता है, क्या है बुरा भावना रखता है, कि उसको सांप्रदायिक व्यक्ति कहा जाता है या उसको सांप्रदायिकता कहा जाता है। और सांप्रदायिकता का उल्टा क्या होता है? सहिष्णुता। सांप्रदायिकता का उल्टा क्या होता है? सहिष्णुता। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया कि सहिष्णुता किसे कहते हैं, सहिष्णुता, ठीक है, टॉलरेंट, टॉलरेट करना, जिसको टॉलरेट भी कह सकते हैं। तो टॉलरेट करना भी क्या है, उसके ऑपोजिट में आता है। मेन है कि समाज में अधिकतर जो व्यक्ति है वो टॉलरेट नहीं करना चाहते, वो अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मान लेते हैं। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा दुखद घटना होता है कि अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मान लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह कथन की स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते किससे संबंधित है? ठीक है, एक व्यक्ति ने बताया कि जो स्वतंत्रता है और समानता वो एक साथ नहीं रहता। ठीक, क्या होता है कि समाज में अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता दे देंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति ज्यादा क्या होगा, अपने आप को ज्यादा बलशाली बना लेगा। और ज्यादा समानता दे देंगे तो क्या होगा, कुछ लोग जो ज्यादा योग्यशाल योग्य व्यक्ति होते हैं, वो योग्य व्यक्ति क्या होगा, अपने आप को योग्यता को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। जैसे समझ लिया, अगर हमारे देश में सबको ये अधिकार दे दे कि सब लोग एक जैसे टैक्स भरेगा, समझ लीजिएगा, सभी एक जैसे टैक्स भरेगा, जो गरीब हो, जो मजदूर कर रहा है वो भी टैक्स भरेगा, और जो करोड़पति अरबपति है वो भी टैक्स भरेगा। तो ये क्या है, समानता की बात कर रहे हैं। अब ये समानता की बात जो की गई है ना, लेकिन इससे क्या है, जो अमीर लोग होंगे ना वो तो अमीर हो जाएंगे, और क्या होगा, जो गरीब है वो गरीब हो जाएगा। तो ये क्या था, इससे स्वतंत्रता नहीं होगा। जो अमीर होगा वो धीरे धीरे क्या, गरीबों का अपनी शोषण करने लगेंगे। और स्वतंत्रता की बात की जाए, अगर सभी को स्वतंत्रता दी जाए तो क्या करेंगे, जो ज्यादा योग्यशील व्यक्ति होंगे वो क्या होगा, ज्यादा कमा लेंगे, और जो बाकी लोग गरीब हो जाएंगे। देखिएगा, पहले क्या था, जो आप जानते हो, जो सोवियत यूनियन है, जो 1990 में जो टूट गया था, उनके टूटने का कारण यही था। टूटने के कारण क्या है, पहले समझ लीजिए उसके टूटने के क्या कारण थे। देखिएगा, समाजवाद में क्या है, ज्यादा समानता है, यानी इक्वलिटी ज्यादा है। तो ज्यादा इक्वलिटी दे दिया तो जो लोग योग्य लोग थे ना, उनके योग्यता का प्रदर्शन करने में क्या है, दिक्कत आने लगी। तो जो अच्छे लोग थे ना वो देश छोड़ के भाग गए। जो अच्छे लोग होते हैं, अब इंडिया में भी देखिएगा, तो इंडिया में जो पहले पहले स्वतंत्रता होता तो सबको समानता के अधिकार की बात की गई थी। तो बहुत सारे लोग क्या है, इंडिया छोड़ के यूरोप और अमेरिका में चले, जिसको ब्रेन थ्योरी कहा जाता है। तो ब्रेन थ्योरी मतलब क्या होता है कि पलायन कहा जाता है, ब्रेन का क्या होता है, पलायन कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, जो अच्छे डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, आज की अमेरिका में जो अच्छे अच्छे जो कंपनी, उनके सीईओ कौन है, इंडियन है। अमेरिका में जो अच्छे अच्छे डॉक्टर है वो कहाँ है, नासा में बहुत सारे वैज्ञानिक क्या है, इंडियन है। तो ये लोग क्यों गए, देखिए भारतीय आईआईटी से पढ़ के, भारत के एम्स से पढ़ के ये लोग चले गए। अगर उनको यहाँ पे उनको वो स्वतंत्रता मिलती, वो अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल लेते, अपने बड़े बड़े बिजनेस खोल लेते, तो अमेरिका नहीं आता। तो सरकार उनको वो स्वतंत्रता नहीं दिया तो वो भाग के चले गए, जैसे रशिया में गए। इसीलिए क्या होता है कि स्वतंत्रता और समानता में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, अब भारत छोड़ के अभी भी जा रहे हैं, पहले भी बहुत गए हैं। उसको ब्रेन ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। क्या कहता है, ब्रेन ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। तो ब्रेन का क्या होता है, ड्रेन होना, ड्रेन मतलब अलग देशों में चला जा रहा है। ठीक है, पहले इसको बहुत नेगेटिव माना था, लेकिन आजकल क्या है, जब लोग ज्यादा पढ़ लिख गए तो आजकल इसको नेगेटिव नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ के बहुत लोग क्या है, विदेशों में जाने का कारण क्या है, कि यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं था, जैसे रशिया में नहीं था। और रशिया का टूटने का कारण क्या था, स्वतंत्रता नहीं था। जो लोग ज्यादा योग्य होते ना, वो लोग क्या है, समानता से ज्यादा स्वतंत्रता मांगता है। तो समानता कम मांगता, स्वतंत्रता की मांगते हैं। स्वतंत्रता से क्या होता है कि अपने मन पसंद काम कर सकते। देखिए आज क्या है, स्वतंत्रता लोग क्या है, समानता से ज्यादा स्वतंत्रता ज्यादा मांगते हैं। अगला है, अरस्तु द्वारा स्थापित अकादमी को कहा जाता था। अरस्तु ने जो अकादमी स्थापित किया था, ये आपके कोर्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। तो इनके जो अकादमी था उसको कहते थे एलेक्सिया कहा जाता था। क्या कहता है, नहीं सॉरी, लाइसियम कहा जाता था, लाइसियम कहा जाता था उनके एकेडमी। आपको पता था जो पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है,
अरस्तु। जूलॉजी के फादर कौन है? जूलॉजी के फादर कौन है? जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। उसके बाद आपका बायोलॉजी के फादर कौन है? तब अरस्तु। और अरस्तु क्या थे? जो सिकंदर है, सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर, अलेक्जेंडर जो सिकंदर थे, जिनके क्या थे? गुरु जी। अगला है राजनीतिक। राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विचार शक्ति है, इसके में कौन समर्थक है? ठीक है, क्या हो रहा है? कौन सा ऐसे थिंकर ने बोला कि जो राजनीति है उसका जो सेंटर है वो क्या है? पावर है। ठीक है, यहाँ पे पावर, और एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे पावर का मतलब पावर से नहीं, यहाँ पे पावर का मतलब क्या है? अथॉरिटी से लगाते हैं। यहाँ पावर का मतलब क्या है? अथॉरिटी से लगाया जाता है। यहाँ पे पावर का मतलब मसल पावर नहीं, यहाँ पे पावर का मतलब अथॉरिटी। यहाँ पे पावर का मतलब क्या है? अथॉरिटी होना चाहिए। देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा? जैसे समझ लीजिएगा, अभी बांग्लादेश में क्या है? एक सरकार बनने वाली है और उसके जो मुखिया है वो मोहम्मद यूनुस को बनाने वाले हैं। वो राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं और उनके पास कोई पावर है नहीं। पावर किनके पास है? सेना के पास है। तो बताइए कि जो चेहरा तो कौन है? मोहम्मद यूनुस है, लेकिन काम कौन कर रहा है? सेना। सेना जो कहेंगे वही होंगे। इसलिए क्या है? अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अथॉरिटी क्या है? राजनीति का मेन केंद्र क्या होता है? अथॉरिटी। और इसको दिया था मैक्स वेबर ने बताया। इससे बताया मैक्स वेबर ने बताया कि जो राजनीति है उसे केंद्रीय विचार क्या है? पावर है, शक्ति है, यानी अथॉरिटी है। आप हम लोग भी देखिए, जब भी कोई काम करने जाते हैं, अगर हमें अथॉरिटी नहीं देंगे तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अथॉरिटी क्या होता है? मेन मुद्दा होता है। तो अथॉरिटी को जानना बहुत जरूरी है। अगला है मानवाधिकार। मानवाधिकारों की श्रेणी घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष स्वीकार किया गया था या अपनाया था? देखिए, मानवाधिकार जो आयोग बनाया गया था ये 1948 में बनाया गया। कहाँ बना था? 1948 में बनाया गया था मानवाधिकार आयोग। और 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया जाता है। और भारत में जो मानवाधिकार आयोग बनाया गया था, यानी भारत में जो ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था, यानी ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था, ये 1992 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? ह्यूमन राइट कमीशन जो बनाया गया था, मानवाधिकार आयोग जो बनाया गया था, वो इस समय बनाया गया था। ठीक है, इनका काम क्या होता है? जो भी मानवीय गतिविधियों पर जो नुकसान होता है या उनको जो अटैक होता है उसको रोकना, उसको कहता है मानवाधिकार आयोग के माध्यम से क्या होता है? इसको रोका जाता है। अगला है, किसने कहा था कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा आपसी सहमति से राजनीतिक उद्देश्यों के ऊपर राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देता है। देखिए, इसमें बात की कि जो राजनीतिक दल होता है उनका मेन फोकस क्या होना चाहिए? अपने दलों से ज्यादा क्या होता है? जो राष्ट्र है उसके हितों को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो किसने बताया था? ये बताया था एडमंड ने बताया था। किसने बताया था? एडमंड ने इसको बताया था। एडमंड ने इसको बताया। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ लक्ष्य क्या है? देखिए, भारत का जो समाजवाद है ना उसको लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। ये किसका है? भारत का समाजवाद है। देखिए, हमारे यहाँ पे समाजवाद तो है, लेकिन क्या समाजवाद है? लोकतांत्रिक। और समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।
कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया। समझे? 3 शब्द जोड़ा गया था, एक समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष और एक क्या था? अखंड था। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, तब 42 अमेंडमेंट में जोड़ा गया। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य होता है लोकतांत्रिक तरीके के माध्यम से समाजवाद को लाने के लिए। कैसे? लोकतांत्रिक जो तरीके होते हैं उसके माध्यम से लाने के लिए इसको लाया जाता है, इसको कहा जाता है। इसको समझिएगा। तो ये 3 शब्द कब जोड़े गए भारतीय संविधान में? देखिए, भारत में जो हमारे प्रियम्बल है, प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। ये 1976 को ही क्या है, एक ही बार संशोधन किया गया है। इसको भी आप लोगों को बताया। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? परंपरागत परिप्रेक्ष्य बोल रहा है। देखिए क्या है, संस्थागत। तो संस्थागत तो होना चाहिए। संस्थागत मतलब क्या था? कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। बिना ऑर्गेनाइजेशन के क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत बन ही नहीं सकता है। आप लोगों को जब बताया था ऋग्वेदिक काल में, तो उसने बताया कि सभा समिति हुआ करता था। तो संस्था तो जरूरी है। संस्था नहीं होगा तो ये कैसे चल पाएगा? अगर मान लेते गांव में या कहीं पे भी संस्था नहीं होगा तो वहां पे क्या अराजकता फैल जाएगी। दूसरा है कानूनी औपचारिकता। ठीक है, कानूनी और औपचारिकता होनी चाहिए। कानून तो होनी चाहिए, नहीं तो कौन कैसा काम करेगा, उसमें कितना जुर्माना लगाया जाएगा, तो वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? फिर तो कितना सजा मिलना चाहिए उनके अपराध के ऊपर। तो ये कानून होना चाहिए। भाषा वैज्ञानिक दर्शन। देखिए, भाषा वैज्ञानिक दर्शन की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी क्या है, आवश्यकता नहीं होता तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। नहीं है, ये नहीं है तो ये सही है। इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। इतिहास को जान के क्या होगा, हमने या हमारे समाज के लोगों ने जो पहले गलतियां की है या उनसे जो हमें सबक मिलते हैं। इतिहास क्या होता है, एक प्रकार से हमें सबक भी दिलाता है कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसे काम करना चाहिए। तो भी क्या है, इतिहास से भी हमें सीख लेनी चाहिए। तो संस्थावाद होनी चाहिए, कानून और की औपचारिकतावाद भी होनी चाहिए, लेकिन क्या है, भाषा वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, भाषा वैज्ञानिक का मतलब होता है कि लोगों की जो सामाजिक संरचना उसको जानने के लिए क्या होता है, भाषा वैज्ञानिक दर्शन की आवश्यकता होती है। तो भाषा वैज्ञानिक नहीं, इसमें नहीं आवश्यकता होती है। अगला है प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक एपोलॉजी एक संवाद है। निम्नलिखित में से इसमें कौन कौन से क्या पात्र है, मतलब कैरेक्टर कौन कौन से है? तो देखिए, यहाँ पर जो सुकारात है, सुकारात प्लेटो है। प्लेटो किसके शिष्य है? ठीक है, प्लेटो किसके शिष्य है? सुकारात के शिष्य, ये आपको बताया था। तो प्लेटो किसके शिष्य है? सुकारात के शिष्य है। तो इसमें बताया गया था कि सुकारात और उनके जो नियोग अभियोगता, मतलब ठीक है, सुकारात को क्या होता है, न्यायालय में सजा दिलाया गया था राजा का दरबार में। तो उनसे जो संवाद वगैरह हुआ था, तो उन संवादों को क्या होता है, उन्होंने अपने पुस्तक जो एपोलॉजी है उसमें उनको, एपोलॉजी मतलब उन्होंने, जो सुकारात थे राजा से माफी नहीं मांगा था। आपको पता है कि सुकारात क्या थे, लोगों को जगाने के लिए क्या है, युवाओं को इकट्ठा कर रहे थे। तो राजा ने सोचा कि ये युवाओं को इकट्ठा करके हमारे विरुद्ध क्या है, कोई साजिश रच रहा होगा। इसलिए उनको क्या है, जहर देके मरवा दिया गया था। शुगर को क्या देके मरवा दिया गया था? जहर देके उसको मरवा दिया गया था। शुकारत को क्या है, जहर देके उनको मरवा दिया गया था। अगला है सॉफ्ट पावर किसे कहते हैं? ठीक है, एक होता है हार्ड पावर और एक होता है सॉफ्ट पावर। इसको थोड़ा सा, ये विदेश नीति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अमेरिका क्या है, हार्ड पावर है। भारत क्या है, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है जिससे क्या होता है कि जो देश आक्रामक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, संवाद के माध्यम से क्या है, कोई भी विवाद को सुलझाना चाहता है। भारत इस पर विश्वास करता है, सॉफ्ट पावर पर विश्वास करता है। लेकिन अमेरिका क्या है, सॉफ्ट पावर का विश्वास नहीं करते। अगर उनके साथ कोई विवाद होता है तो वो क्या होता है, अपना आर्मी भेज देता है। आप लोगों ने देखा अफगानिस्तान में, वियतनाम में, उसके बाद इराक में आर्मी भेज दिया था। इसका कारण क्या है कि उनके पावर क्या है, उनका जो राजनीतिक व्यवस्था है या विदेश नीति है वो क्या है, हार्ड पावर है। और हमारा क्या है, हम लोग देखिएगा,
अभी बांग्लादेश हमारे बगल में क्या है, इतना बड़ा घटना हो गया, हम लोगों ने उनकी क्या है कोई सेना नहीं भेजी। अगर यही क्या होता अमेरिका के बगल में, अगर यही घटना होता तो आप समझ सकते हैं अमेरिका का सेना हो जाती। शेख हसीना को क्या देश छोड़ना ही नहीं पड़ता, बल्कि क्या था जो भी वहां पे उनके विरोधी व्यक्ति थे उन सबको मरवा देते। जैसे उन्होंने ईरान में किया था, अफगानिस्तान में किया है, इराक में किया है, सभी देशों में जो उन्होंने किया है। तो हार्ड हार्ड पावर का मतलब होता है जो युद्ध नीति को या युद्ध पर ज्यादा बल देते हैं, और सॉफ्ट पावर का मतलब होता है जो संवाद के माध्यम से यानी बातचीत के माध्यम से हल की बात है। देखिए अभी भी क्या हमारा जो देश है, जो कश्मीर है, उसमें क्या अभी भी क्या है सॉफ्ट पावर नीति अपना रहा है कि बातचीत के माध्यम से समस्या को समाधान किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा। अगर किसी दिन भारत क्या है जबरदस्ती पाकिस्तान पर आक्रमण कर दे और उसको छीन ले, तो भारत उस दिन क्या करेगा, हार्ड पावर का इस्तेमाल करेगा, कठोर नीति का अपना देगा। इसको दिया था जोसेफ एंड न्यूरे ने दिया था इस विचारधारा को। तो ये विदेश नीति में ये दो शब्द है, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। ठीक है, जो पूंजीवादी देश है वो हमेशा हार्ड पावर का इस्तेमाल करता है। क्यों करेगा, क्योंकि जो पूंजीवादी देश पर उनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है विदेश देशों में होता है। जैसे मान लेते हैं अगर भारत में ऐसा कुछ हो जाए, तो भारत में क्या होता है अमेरिका दबाव इसलिए डालेगा क्योंकि भारत में बहुत सारे अमेरिका की कंपनी है, तो वहां के उन चीजों को बचाना है ना, नहीं तो वो कंपनी क्या बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो गए, उनका मदर कंपनी कहाँ पे अमेरिका में है, तो अमेरिका की कंपनी में क्या इकोनॉमी में क्या दिक्कतें आने लगेंगी। आप देखिए इराक या ईरान या अफगानिस्तान पे क्यों अटैक किया है, केवल आतंकवादी बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि इन जो देशों में क्या है पहला तो क्या है तेल बहुत ज्यादा है, ऑयल, और ऑयल क्या था, और अमेरिका के बहुत सारे जो कंपनियां हैं जब सद्दाम हुसैन को मारने का कोई लॉजिक नहीं था। उनका जो आरोप लगाया गया था कि इनके पास क्या है केमिकल वेपन्स है, यानी जो रासायनिक हथियार उनके पास, उस आरोप लगाया था, एक भी रासायनिक हथियार उनके पास नहीं पाया गया। मेन उनका आक्रमण का था कि उसके सद्दाम हुसैन जब थे तो उन्होंने क्या है इंटरनेशनल मार्केट में क्या था, इराक में क्या है पेट्रोलियम के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम कम हो गया था। इससे अमेरिकन कंपनी को घाटा होने लगा। तो अमेरिकन कंपनी को जब घाटा होने लगा तो अमेरिकन कंपनी ने क्या अमेरिका सरकार पर दबाव दिया, तो उसी में क्या एक आरोप लगा दिया कि इनके पास क्या हथियार है, और उस पर क्या सद्दाम हुसैन को मारवा दिया। तो उसमें मेन क्या था, इन देशों में जो आप लोग अरब कंट्री में देखें ना कि अरब कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहां पे जितने भी तेल शोधन होता है या तेल का जो खदान होता है ना, वो कंपनी कहाँ के हैं, सब यूरोपियन या तो यूरोप के हैं या तो अमेरिका के। तो अगर मान लेते जो अमेरिका के मनमाने गवर्नमेंट अगर वहां पे नहीं होंगे, तो उन कंपनियों का संरक्षण देना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये क्या पूरी तरह से राजनीति होता है, तो समझिएगा। तो जो बहुत पूंजीवादी देश होता है वो कई उसी उसके जो बड़े बड़े जो उद्योगपति होता है, उनके कंपनी वगैरह होता है, वहां पर इस तरह की गतिविधि होता है, तो क्या होता है वहां पे डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं। देखिए अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बांग्लादेश से क्या है अमेरिका ने एक द्वीप मांगा है, जो यहाँ पे नेवी एयरबेस बनाने की बात कर रहा है, नेवी नेवी भी बनाने की बात कर रहा है और एयरफोर्स का भी बनाने की बात कर रहा है, जो शेख हसीना ने उनको देने से मना कर दिया था। तो अमेरिका ने क्या है